प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आप शाम को इस नए टाइम स्लॉट में हमारे साथ जुड़ के 8 बजे अर्थमेटिक पढ़ने के लिए? सतेंद्र, रंजीत, सुमन, नीरज, रश्मि, सुदर्शन, साहिल, अरिंदम, अजय, विशाल, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? प्रिंस, अनमोल, हरदेव, काजल, रंजीत, सत्यम, अर्पित, विवेक, सुदर्शन, बहुत बढ़िया बालक हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं मैथमेटिक्स। देखिए, आज की क्लास पहली क्लास है और अर्थमेटिक अंकगणित की। तो मैं आपसे कुछ बातचीत, कुछ सजेशन, आपको कुछ टिप्स, कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। पढ़ाई तो हम करते ही रहेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो चैप्टर लिखे हुए हैं, अर्थमेटिक मैक्सिमम सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और मैं कोशिश करूंगा कि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको पढ़ाया जाए परसेंटेज। ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ने वाले रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। फिर हम पढ़ने वाले प्रॉफिट लॉस। देखिए, प्रॉफिट लॉस में मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट लॉस के अलावा आपको यहां पर डिस्काउंट यानी कि छूट बट्टा भी पढ़ना होता है। समझ में आया? डिसऑनेस्ट, डिस्काउंट के बाद मेरे दोस्तों आपको यहां पे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी पढ़ना होता है मेरे दोस्तों। हमने लिख केवल प्रॉफिट लॉस दिया है, लेकिन केवल प्रॉफिट लॉस अकेला हिस्सा नहीं है। प्रॉफिट लॉस में आपको डिस्काउंट भी पढ़ना पड़ता है, आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी पढ़ना पड़ता है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों। टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। हम लोग बोट एंड स्टीम पढ़ेंगे। हम लोग ट्रेन पढ़ेंगे। बेशक हमने मेरे दोस्तों यहां पर 3 ही लिखा है, लेकिन एक और चैप्टर है रेस, दौड़, वो भी मेरे को दोस्तों यहां पर पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है भाई। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड अलग अलग है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा भी मेरे दोस्तों आपको यहां पर एक और हिस्सा इंस्टॉलमेंट या किस्त और पढ़ना पड़ता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि चैप्टर के अंदर चैप्टर बने हुए हैं, चैप्टर के अंदर चैप्टर। ठीक है बच्चों। फिर मेरे दोस्तों हमको यहां पार्टनरशिप, साझेदारी पढ़ना है। हमको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है। हमको एज, आयु वाले सवाल पढ़ने हैं। हमको एवरेज, औसत पढ़ना है। हमको डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। हमको सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पढ़ना है। हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। हमें एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको यहां पे एक चैप्टर और बचता है, शर्ट्स एंड इंडेसिस, घातांक एवं करणी। शर्ट्स एंड इंडेसिस, घातांक एवं करणी। अब आप मुझे ये बताओ कि टोटल कितने चैप्टर हो गए छोटे छोटे? टोटल कितने चैप्टर हो गए? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये आपका 24। तो टोटल मिला के आपके सामने जो लिखे हुए 24 चैप्टर्स हैं मेरे दोस्तों, केवल अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक के, ठीक है। नहीं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स तो मैं अलग से काउंट करता हूं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स तो मैं अर्थमेटिक में लगा ही नहीं रहा, वो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास 24 चैप्टर हैं, आप पढ़ रहे हो फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेश, जीरो से पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल शुरुआती लेवल से, जिसमें आपको कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सवाल भी करने हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है मेरे दोस्तों। आपको कंसेप्ट भी पढ़ना है, आपको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के सवाल भी करने हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि भाई एक टाइप के कम से कम 2-3 सवाल तो हो ही जाए। आपको फिर मिसलेनियस क्वेश्चन भी बनते हैं जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करने। आपको सारी चीजें पढ़नी है, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो सारे सवाल आप कर पाओगे। अगर हर चैप्टर की भी मेरे दोस्तों, हर चैप्टर की भी, ध्यान से सुनिएगा, अगर हर चैप्टर की भी यहां पे मैं 8-8 क्लास लगाऊं ना, 8-8 क्लास, 8-8 क्लास हर चैप्टर की भी, तो भी 24 अट्ठे 192, 192 क्लासेस हो जाती है। 192 क्लासेस
अगर हर चैप्टर की भी मैं 8-8 क्लास भी लगाऊं यहां पर, 192 क्लासेस। हाँ, कुछ चैप्टर होते हैं जो कम टाइम में खत्म हो जाते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, सॉरी, जैसे कि आपका ये हो गया पार्टनरशिप, 4 क्लास में हो जाएगा। लेकिन कुछ चैप्टर जैसे कंपाउंड से तो 8 से ज्यादा लेगा, 13-14 क्लास लेगा। तो बैलेंस में मान लेता हूं कि हर चैप्टर के अगर हम 8 क्लास भी लगाएं तो 192, यानी कि आपकी मिनिमम 180 प्लस क्लास होंगी, 180 प्लस क्लास, 180 प्लस क्लासेस। अब आपको मैंने यहां पर पूरा सबूत दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यानी कि जो मास्टर भाई कहते हैं कि आप मेरे बैच में एडमिशन ले लो और इतनी फीस जमा कर दो और मैं आपका 50 क्लास में खत्म करवा दूंगा, 50 क्लास में, इसका मतलब वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? खुद बताओ देसी भाषा में क्या कर रहा है? आप मुझे खुद बताओ कि वो आपके साथ फिर क्या कर रहा है। जो टीचर कह रहे हैं कि आप आओ मेरे बैच में 2000 रुपये जमा करो, फीस ले लो और मैं आपको 2 महीने में सिलेबस और इंस्पेक्टर लॉन्च कर दूंगा मैं आपको, है, और सब करवा दूंगा 50 क्लास में, आपके साथ क्या कर रहा है ये बताइए जल्दी। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास वगैरह होता है। धोखा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर इन चैप्टर को, मैं कह रहा हूं कि आपको कंसेप्ट भी सीखना है, हर चैप्टर में दुनिया भर के कंसेप्ट और फॉर्मूला है, हर चैप्टर में दुनिया भर के कंसेप्ट और फॉर्मूला, हर चैप्टर में पीवाईक्यू आपको करना है। अब ध्यान सुनिएगा पीवाईक्यू मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अभी साल 2023 की बातें कर रहा हूं मैं, साल 2023 की केवल सवाल। साल 2023 में सबसे पहले पेपर हुआ आपका सीजीएल का। सीजीएल के पेपर में 40 शिफ्टें बनी थी, 40 शिफ्ट, हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन बनते हैं, सीजीएल के हर शिफ्ट में 25 सवाल, तो 1000 क्वेश्चन, 40 गुणा 25, 1000 क्वेश्चन। समझ में आया? फिर हमारे पास सीएचएसएल का पेपर हुआ, तो मैं वो बड़े बड़े एग्जाम बता रहा हूं। सीएचएसएल का पेपर 39 शिफ्ट बनी थी, हर शिफ्ट में 25 सवाल, तो 39 गुणा 25, 975 क्वेश्चन। और उसके बाद जो है हमारा आपका पेपर हुआ सीपीयू का। सीपीयू के पेपर में 9 शिफ्ट बनी, हर शिफ्ट में 50 सवाल, टोटल 450 क्वेश्चन। फिर हमारा पेपर हुआ एमटीएस का, मल्टीटास्किंग का, सब बच्चा भरता है इसे, 29 शिफ्ट बनी, हर शिफ्ट में 20 सवाल, 580 क्वेश्चन। अभी पेपर होने वाला है सीजीएल का और सीएचएसएल का मेंस, सीजीएल और सीएचएसएल का मेंस, ठीक है भाई। 30-30 सवाल, 2 शिफ्ट, 30-30 सवाल, 60 क्वेश्चन। अभी पेपर हुआ था सीडीएस का, डिफेंस का, जो बच्चे आर्मी में ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं। 2 होते हैं पेपर, एक फरवरी में और एक अभी हुआ है पिछले महीने। हर शिफ्ट में 100 सवाल, 200 क्वेश्चन, ठीक। अभी पेपर हुआ है बीपीएससी बिहार का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, 69th पेपर हुआ उसका, ठीक है भाई। और उसमें सवाल आए 30 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चन। उसके अलावा अदर स्टेट के में अगर पुलिस वगैरह के, है ना, एमपी पुलिस के, इसके वैसे पेपर ओकेजनली होते हैं, ये बहुत ज्यादा होती नहीं, मेन पेपर तो यही है। रेलवे वगैरह के अगर मैं मान लूं तो टोटल मिला के अदर जो पुलिस का पेपर हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया मेरे दोस्तों, है ना, वाटरमैन का कोई पेपर हो गया, बैंकिंग का कोई पेपर होगा, बैंकिंग एक शिफ्ट में निपट जाता है, तो 500 क्वेश्चन। ये सारा कलेक्शन केवल पिछले 4 महीने के क्वेश्चन बैंक का है, यानी कि पिछले 4 महीने में इतने सवाल मार्केट में नए आ गए हैं। पिछले 4 महीने की बात कर रहा हूं मैं पिछले 5 साल की तो बात कर ही नहीं। हर टीचर क्या कहता, ये मैंने 2 सवाल तेरे को करवा दिए, मैंने तेरे को कंसेप्ट बता दिया, ये ले सवाल पिछले 5 साल के लगाने। पिछले 5 साल में कितने सवाल है बालक के पास करने के लिए? 30,000। कहा कहता मास्टर वाह, मैंने तुमको 50 घंटे में गणित पूरा पढ़ा दिया, देखो मैंने तुम्हारा कितना अच्छे से काटा है, तुमको पता भी नहीं चला, 2000 रुपया फीस भी ले ली, और पिछले 5 साल में 30,000 सवाल आ रखे। लौंडो लगा लो 30,000 सवालों को। लड़कों में काबिलियत है, क्षमता है 30,000 सवाल करने की, पेशेंस है, इतने टैलेंट होते तो लड़के यहीं घूमते? बताओ। बैंक वगैरह का मिला के बता रहा हूं कि बैंक का पेपर 1-2-3 शिफ्टों में ही हो जाता है और हर शिफ्ट में 35 सवाल आते हैं, ठीक है भाई। यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में ही आता है श्याम। तो कितने सवाल हो गए भाई साहब मिला के? हर साल 4000 क्वेश्चन,
30,000 ज्यादा बोल दिया मैंने, लगभग 20,000 के आसपास, 20 से 25,000 के बीच में रहेगा ये। 20,000 सवाल बालक लगाए तो लगाए कैसे, बताओ कैसे लगाए? यानी कि आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए और आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको गणित पूरा सीखना, एक होता है गणित का सिलेबस पूरा करना, कि आपके माथे पे ठप्पा लग गया कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया है, हुआ कुछ नहीं है। आपसे सवाल बनते नहीं है प्रीवियस ईयर के, आपने उस सिलेबस में से आधी चीजें छोड़ दी, आपका जो है पागल बना दिया गया है। एक होता है सिलेबस पूरा पढ़ना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुझे बताओ कौन सी चीज करना चाहते हो? आपके पास दो टाइप के मास्टर मार्केट में चल रहे हैं, जो कहेंगे कि 40-50 सवाल कराऊंगा और 2-3 महीने में खत्म। मैं उसको पिछले प्रीवियस ईयर के ही 10 सवाल दूंगा, लौंडा कर नहीं सकता टीचर का जो है बैच कंप्लीट करने के बाद। अगर आपको सिलेबस पूरा करना है तो 50 सवाल काफी, आपके माथे पे लग जाएगा कि भाई इस लड़के ने सिलेबस पूरा कर रखा है। लेकिन उस लड़के से होगा कुछ नहीं, बस उसने पूरा कर रखा है, ना तो उससे पेपर में सवाल बनेंगे, ना उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल बनेंगे, ना उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है जी, ये मैं केवल अर्थमेटिक की बातें कर रहा हूं। और अगर आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है, हर एक टाइप का सवाल, हर एक लेवल की प्रैक्टिस करने, हर एक कंसेप्ट को जानना है, तो आपको इन 24 चैप्टर को पढ़ने के लिए, केवल अर्थमेटिक की बात करूं, एडवांस तो अभी छुआ ही नहीं, 180 क्लास आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये 180 क्लास पढ़ना हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं है। बालक दम तोड़ देता, बालक में इतना पेशेंस है ही नहीं कि वो पूरा पढ़ जाओ, इतना पेशेंस है ही नहीं। मैं देखो, दो तरीके से गणित के सिलेबस को पढ़ा जाता है, दो तरीके से। एक होता है कि भाई गणित में जो है काफी सारा कंटेंट है, अभी गणित में काफी सारा कंटेंट है, इस प्रकार से बहुत सारा कंटेंट है, मास्टर इसमें छोड़ छोड़ के थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा देता है, फिर आपको हर चैप्टर की 100 सवाल की या 200 सवाल की शीट दे देता है, आपसे कहता है कि आप इनको लगा लेना और कर लेना खुद से। है भाई, आप वो कह देता पिछले 5 साल के सवाल लगा लेना, 20,000 सवाल है पिछले 5 सालों में, इनको लगा लेना। मैं ये कहता हूं कि भाई ध्यान सुनेगा, तो आपने क्लास कितनी करी टीचर की, सपोज 80 घंटे की आपने क्लास करी, 80 घंटे की, फिर आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए घर पे जो है कम से कम 300 घंटे देने पड़ रहे हैं, 300 घंटे खुद से। आपको पता नहीं चला, आपको तो बस ये दिमाग में बैठ गया, यार हमारा मास्टर बड़ा बढ़िया, 80 घंटे में सारा पढ़ा दिया। लेकिन घर पे जो 300 घंटा खुद से रगड़ रहे हो, जिसमें आपको डाउट आ रहा है, सवाल नहीं बनना, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपके तरीके अच्छे नहीं हो पाए, आप एक्स मान के कर रहे हो, किताबों के सोल्यूशन टीप रहे हो, हर साल नया पेपर हो रहा, हर महीने नई किताब खरीद रहे हो, यूट्यूब पे भटक रहे हो, वो आपको दिखाई नहीं देता, आपको बस ये दिखाई दे रहा कि 80 घंटे में हो गया भैया। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 180 आवर की क्लासेस मैं क्लासरूम में ही पढ़ाऊंगा, क्लासरूम में, जिससे ना तो आपका कोई भी एक भी प्रीवियस ईयर का सवाल अटकेगा, गारंटी मेरी, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जो मैं आपको ना पढ़ाऊंगा। यहां पर एक भी सवाल ऐसा नहीं है, ना बनेगा, गारंटी है, लिखवा लो स्टाम्प पेपर पर। ऐसी थोड़ा ना थोक के भाव में सिलेक्शन देता हूं मैं यहां पर, अभी कुछ तो बातें हैं। ना तो आपको एक भी प्रीवियस ईयर का सवाल अटकेगा, ना आपको हर महीने कोई किताब खरीदने की जरूरत, कोई किताब विताब सबको कूड़े में, सब में आग लगा दो। ठीक है, ना आपको मेरे दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के 20-20 हजार सवाल करने की जरूरत, ना मैं आपको 200-200 सवालों की कोई घर से करने को प्रैक्टिस शीट दे रहा। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, शीट में सॉल्व करवा रहा हूं, केवल आप वो शीट पढ़ लो और एक बार शीट का जाकर रिवीजन कर लो, बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत। आप बताओ आपको इनमें से कौन सी चीज चाहिए? जो हमारे देश की 90% भीड़ है ना, वो इस तरफ भागती है, और इसी वजह से 90% का नौकरी लगता ही नहीं है, क्योंकि उनको आसान रास्ता दिखाई देता है, ये हिडन जो डार्क साइड है दिखती नहीं है, और ये है असली चीज जो आपको यहां पर मैं करवाऊंगा। मतलब मैं आपका समय ज्यादा लूंगा, लेकिन मैं आपका खुद समय ज्यादा लूंगा, लेकिन आप खुद से जो समय देते यहां पर बर्बाद करने में, वो बचा दूंगा, वो मैं समय बचा दूंगा।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी कि अगर आप अर्थमेटिक पढ़ना शुरू कर दें तो कुर्सी की बेटी को जरा संभाल के बैठेगा। कोई बालक कू का की कुछ नहीं करेगा। आपको मुर्दे की तरह पढ़ते रहना है, मुर्दे की तरह पढ़ते रहना है। 8 9 10 महीने लगेगा सिलेबस को खत्म होने में, लेकिन एक बार में ऐसा खत्म होगा कि आप कोई भी पेपर दे आओ, इनमें से कोई भी पेपर दे आओ, सब में आपका बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा। सब में इस वाले लड़के से कई गुना ज्यादा परफॉर्मेंस रहेगा इस वाले लड़के से। कोई भी पेपर दो, चाहे बैंकिंग का दो, एसएससी का दो, सीजीएल का दो, सीएचएसएल का दो, जो भी मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा उसकी शीट एकदम अपडेट होंगी। अपडेट का मतलब अभी सीपीओ का पेपर हुआ है 2023 का, 15 दिन पहले पेपर हुआ, उसके सवाल भी मैं शीट में डाल रहा हूं। एमटीएस का पेपर हुआ है 1 महीने पहले, उसके सवाल भी मैं यहां पे डाल रहा हूं। बीपीएससी का पेपर हुआ है अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उसके सवाल जो है वो भी मैंने शीट्स में डाल दिए हैं। जो सवाल ऑलरेडी शीट में है वो मैं छोड़ देता हूं, जो नए सवाल नई लैंग्वेज पे आते रहते हैं वो शीट्स में डालता रहता हूं, और एक लेंथ जो है कंपाइलेशन बढ़ता जाता है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, गणित का सिलेबस हल्का नहीं है, वो आपका मजाक बनाया जाता है कि ये 50 क्लास में उड़ा देंगे, कुछ नहीं होता। समझ में आया? बहुत लंबा फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। एक होता है तूफान के साथ पढ़ना, तूफान के साथ, फिर धीरे 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 ऐसे करके टाइ टाइ फिस हो जाना। ये बालक की कोई नौकरी नहीं लगने वाली भैया। 180 घंटे तक टिकने के लिए आपको चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन एंड तक टिके रहना है मेरे साथ, बीच में छोड़ के नहीं जाना। आप मुर्दे की तरह जो है पढ़ते रहो, केवल पढ़ते रहो। ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। जो ऊर्जा आज आपके पास है वही ऊर्जा 6 महीने बाद भी होनी चाहिए। उसी लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा जो आज जितनी एनर्जी से नया बैच खरीद के जो है अर्थमेटिक नई चीज शुरू हो रही है, जिस एनर्जी के साथ आज वो पढ़ने के लिए तैयार है, अगर 6 महीने बाद भी आपके अंदर सेम एनर्जी है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सुमित कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। सुमित अब तो शुरू भी नहीं किया, अभी से रोने लगे। ठीक है भाई, ओके जी, ये बात समझ में आई। ये बात हुई है मेरे दोस्तों अर्थमेटिक की। अब हम बात करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे, एडवांस मैथ की। ठीक है बच्चों, एडवांस मैथ की ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, एडवांस मैथ। चलो, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वगैरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम के किसी छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है। उन्हें केवल और केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है। एडवांस मैथ पढ़ेंगे एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, जो एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट है भाई, आईसीएआर का पेपर देने वाले बच्चे, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का पेपर देने वाले बच्चे, और डिफेंस सीडीएस एनडीए एफकैट का पेपर देने वाले बच्चे, सीडीएस एनडीए एफकैट का पेपर देने वाले बच्चे। बैंकिंग का पेपर, बैंक के पेपर में एडवांस मैथ नहीं आता है, उनको नहीं पढ़ना है मेरे दोस्तों ये एडवांस मैथ। समझ में आया? पुलिस वगैरह जो स्टेट के छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इग्नोर कर दो। इसकी जो 1.5 घंटे की क्लास है उनको केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है। बात समझ में आ गई? यस और नो? सीडीएस का जो पेपर होता है, जो डिफेंस के पेपर होते हैं, उनमें 70-80% एडवांस मैथ ही आता है, वहां आपको एडवांस मैथ ही पढ़ना है। ठीक है जी? जी विवेक सर, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज ऐड मैक्सिमम बैंकिंग क्वेश्चन। देखो, बैंकिंग के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है बैंकिंग के साथ, कि बैंकिंग अपनी आंसर की रिलीज ही नहीं करता है। जब बैंकिंग के आंसर की रिलीज ही नहीं होती तो आज तक किसी को पता ही नहीं कि बैंक में सवाल आते कैसे हैं। जो बैंक में आप क्वेश्चन देखते हो, जो बाहर क्वेश्चन घूम रहे हैं, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एक्चुअल क्वेश्चन से हल्का होता है। बैंक के साथ ये बड़ी समस्या है, तो बैंकिंग के एग्जैक्ट सवाल तो किसी के पास है ही नहीं। ठीक है भाई?
बोलो। सी सेट, हाँ सी सेट वालों को अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम पढ़ना है। जो बच्चे सी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनको अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम। डीआरडी वालों को अर्थमेटिक, हल्का एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना। जो बच्चे स्टेट एग्जाम के बड़े, स्टेट लेवल के बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यूपीएससी के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनको अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम ज्यादा पढ़ना है, अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम, ठीक है बच्चे। देखो ये एडवांस मैथ के चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने, ज्योमेट्री, ज्यामिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी दोनों टाइप की मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2D भी और मेंसुरेशन 3D भी, दोनों मेंसुरेशन आपको पढ़नी है। तीसरा मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मेरे प्यारे भाई आपको मैक्सिमम मिनिमा भी पढ़ना है, त्रिकोणमिति के अधिकतम मान और न्यूनतम मान। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सारा सिलेबस होता है। कुछ टीचर चैप्टर के अंदर का माल छोड़ते हैं, कुछ महान टीचर हैं वो चैप्टर के चैप्टर छोड़ते हैं, चैप्टर के चैप्टर नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद एलजेब्रा, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण और सबसे आखिर में आता है कोऑर्डिनेट, एक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। यस, उसके बाद दो चीजें ऐसी हुई हैं जो नई ऐड हुई हैं, वो है एक स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, और अगला है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। देखो बच्चों, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और ये डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, ये मैं सबसे बाद में पढ़ाता हूं, पूरे सिलेबस के सबसे बाद में डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी सबसे लास्ट में करवाऊंगा मैं, सबसे लास्ट में, ठीक है ना, बिल्कुल एंड में। सीजल वाले को अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम चुन चुन के पढ़ना है, चुन चुन के, हर एक चीज शुरू से लेकर आखिर तक बिना कोई मिस करे। हां जी राहुल जी आप लाइव हैं। ओके, सैटरडे संडे को क्लास, क्या हुआ? सैटरडे संडे को आपकी छुट्टी रहती है मेरे दोस्तों, सैटरडे की छुट्टी, सैटरडे संडे वीक में आपकी 5 दिन की क्लास होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है। 2 दिन की छुट्टी में आपको रिवीजन करना है, समझ में? एपीजीपी नंबर सिस्टम का हिस्सा है भाई। आप ये मत पूछो एपीजीपी कहां है, यूनिट डिजिट कहां, वो नंबर सिस्टम का हिस्सा, वो नंबर सिस्टम में होगा, ठीक है जी। अरे बेसिक से ही पढ़ाएंगे, पहले बताने दो कि होता क्या है भाई, ठीक है। 2 टाइम पे आपकी क्लास चलेंगी, एक अर्थमेटिक के टाइम स्लॉट पे और एडवांस मैथ के टाइम स्लॉट में, 2 टाइम पे आपकी क्लास चलेंगी। और आपकी सैटरडे संडे 2 दिन की ऑफ रहा करेगी, जिसमें आपको 5 दिन में जो भी पढ़ाया गया, वीक में 5 दिन क्लास होगी, उसका आप रिवीजन कर पाओ, ठीक है ना बच्चों। तो शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटे जो है आपकी अर्थमेटिक की क्लास होगी, ठीक है भाई। तो ये सारी चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये मैंने अभी तक कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया है कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको ये बताया कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पढ़नी हैं। और थोड़ा पेशेंस होके मन को शांत करो, बंगाली बाबा का चूर्ण खाओ जिससे आपका दिमाग शांत रहे। बौखलाए हो बच्चे आते कमेंट, ये हो गया, ये हो गया। जब भी आप क्लास में पढ़ने आए तो इस एटीट्यूड के साथ पढ़ने आए कि मुझे केवल क्लास में पढ़ना है, बेवजह का कोई कमेंट नहीं करना, जो भी सर बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं, मुझे वो बड़े ध्यान से सुनना है और उस हर एक का मेरे को नोट्स बनाना है। नोट्स आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। मॉक कब से लगाना शुरू करें, ध्यान सुनेगा। जो भी आपके डाउट है मैं आज ही आपके सारे डाउट बताऊंगा। देखिए, बिना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस किए, बिना सैंपल पेपर लगाए आप पेपर में जाओगे, आप वहां पे नर्वस हो जाओगे, आपके हाथ कांपने लगेंगे। आप बिना मॉक टेस्ट दिए पेपर देने चला जाना ऑनलाइन, इतने सारे लड़के बैठेंगे, आप सामने स्क्रीन रहेगी, आप घबराने लगोगे, नर्वस हो जाते हैं बच्चे, पेपर आते हुए भी वो सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाते घबराहट के मारे।
तो अभी आप पढ़ना शुरू किए हैं, अभी आपको ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं। मॉक टेस्ट तब लगाना शुरू करना है जब आपका सिलेबस 50% से ज्यादा हो जाए, जब आपका सिलेबस 50% से ज्यादा कंप्लीट हो जाए, आधे से ज्यादा चैप्टर्स आपके पूरे हो जाएं, आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। और मॉक टेस्ट आप 3 दिन में एक बार लगाओ, तब 3 दिन में एक बार। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 3 दिन में एक बार एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको उसकी एनालिसिस भी करनी है पूरे में, कि जो भी आपने 100 सवाल सॉल्व किए, और आप पहले केवल प्री का मॉक टेस्ट लगाओगे, ऐसा नहीं कि आप मेंस का लगाने लगे। मेंस का लगाओगे ना स्टार्टिंग में तो डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि नंबर बंबर आएगा नहीं और रोने लगोगे। 3 दिन में एक बार प्री का, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके फेज 1 का पीटी का आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे ही आपका सिलेबस 90% से ज्यादा 90% से ज्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है एग्जाम एग्जाम होने तक। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है एग्जाम होने तक। ठीक है भाई, ये है मॉक टेस्ट की। अभी स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना है, उसको इग्नोर करो, छोड़ दो। बात क्लियर हुआ? ये डाउट? सी सेट के लिए पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। एडवांस की क्लास दूसरे टाइम स्लॉट पे होंगी, अभी अर्थमेटिक की क्लास है मेरे दोस्तों। पूरा सिलेबस होने में 8 से 9 महीने कम से कम लगेगा, कम से कम, अगर आपको ढंग से पढ़ना है पूरा सिलेबस होने में। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट उसको क्विज बोलते हैं। हाँ, क्विज आप सॉल्व करिए। आपने जैसे परसेंटेज पढ़ लिया, देखो करना क्या है कि भाई मेरे दोस्तों, हम आपको जैसे अभी स्टार्ट में हम अर्थमेटिक किससे पढ़ाना शुरू करेंगे? परसेंटेज से। परसेंटेज की आपकी वीक में 1 2 3 4 5 क्लास होती है परसेंटेज की। 5 क्लास हुई वीक में, आपके पास 2 दिन की छुट्टी है। इन 2 दिन में आपको जो भी पढ़ाया गया है पूरे वीक में, आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन, ठीक है भाई। रिवीजन करने के बाद भी आपके पास काफी ज्यादा खाली समय रहेगा। इन 5 दिनों में जिस जिस कंसेप्ट को पढ़ाया गया, जिस जिस टाइप के सवाल करवाए गए, उसी टाइप पर, उसी सवालों पर बेस्ड आपको क्विज करना है। ये क्विज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और ये क्विज जो है आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे भाई हम आपको चीनी वाले सवाल करवाते हैं परसेंटेज में, चीनी वाले, पता नहीं बच्चे टेक्नोलॉजी का, फ्री के इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आप सीधा गूगल पे लिखो चीनी वाले सवाल 10 प्रैक्टिस के लिए, 10 सवाल आ जाएंगे, उनको प्रैक्टिस कर लो, हो गया आपका रिवीजन। ठीक है ना? तो जो भी टाइप पढ़ाया गया है उसको आपको क्विज की फॉर्म में इन 2 हफ्तों की, 2 दिन की छुट्टियों में सॉल्व करना है। हर 1.5 घंटे की क्लास के बाद, जो भी आपकी 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे अर्थमेटिक, 1.5 घंटे एडवांस। अभी आपकी एक ही क्लास चलेगी सिंगल शुरुआत में, तो डेली आपकी 3 आवर की क्लास होगी। ठीक है ना? लेकिन 3 आवर का आपको क्लास करनी है और बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। 3 आवर आपने क्लास ली, आपने नोट्स बनाए, और नोट्स का आपको करना है रिवीजन। नोट्स का आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? रिवीजन बस। 1.5 घंटे की क्लास को आप कम से कम 15 मिनट रिवाइज करो। 15 मिनट रिवाइज करो मेरे दोस्तों, 15 मिनट रिवाइज डेली। आपको डेली रिवीजन भी करना है और आपको वीकली रिवीजन भी करना है। मैं हमेशा बार बार बच्चों से बोलता हूं कि पढ़ाई से कहीं ज्यादा जरूरी है रिवीजन। केवल पढ़ना काफी नहीं है, रिवीजन करना जरूरी है। अभी आप हो नहीं ना कंपटीशन में, कुछ दिनों बाद आओगे, आप आगे का पढ़ते जाओगे, आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। आगे का पढ़ोगे, पीछे का भूलते जाओगे, सब सफा चट, नील बटे सन्नाटा, खोखला हो जाएगा पीछे का। तो पीछे का याद तभी रहेगा। आगे का पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पीछे का लगातार अगर आपको भूलने से बचना है तो डेली रिवीजन करना है, डेली, और वीकली भी आपको रिवीजन करना है। आपको खुद से नोट्स बनाने, सेल्फ नोट्स बेस्ट। अभी तक जो है सैकड़ों स्टूडेंट्स में पर्सनली मिल चुका हूं, और हजारों विद्यार्थी ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। 1 2 2 3 5 नहीं, हजारों स्टूडेंट। एक भी, शायद एक आध स्टूडेंट को छोड़ के एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। लगभग सारे स्टूडेंट अपने नोट्स खुद बनाता है। वो किसी दोस्त के नोट्स उधार नहीं लेता, वो नोट्स की कोई किताब नहीं खरीदता,
वो क्लास नोट्स की बुक मार्केट से नहीं लाता, वो मोबाइल में सेव नहीं करता, वो कॉपी पर अपने हाथों से अपनी पेन से खुद से नोट्स बनाता है। नोट्स आपको बनाना है, ऐसे नोट्स बनाने कि केवल आपको समझ में आए, दूसरे बंदे को समझ में आए। इतने घटिया, इतनी गंदी हैंड राइटिंग में और ऐसे सड़े हुए नोट्स आपको बनाने कि केवल आपको समझ में आए, आपके अलावा किसी दूसरे बंदे को समझ में ना आए। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको क्या क्या लिखना है, आपको हर एक कंसेप्ट को, जो भी मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कंसेप्ट, और जो भी मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको उसको अपनी भाषा में, देसी हिंदी इंग्लिश जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिख देना है। सवालों का आपको नोट्स नहीं बनाना है, सवाल केवल उसी का नोट्स बनाओ जो आपको मुश्किल लगता है, और क्वेश्चन नहीं उतारना, केवल सॉल्यूशन उतारना है। आप क्वेश्चन नंबर डालो और सॉल्यूशन उतार लो, यानी कि केवल आपको मुश्किल सवालों का ही नोट्स बनाना है, ओनली मुश्किल सवालों का। जो बढ़िया लेवल के सवाल है, मेंस लेवल के, जो आसान है, आपको इनको इग्नोर कर देना है। सर क्लास पीएनजी दे दीजिए, नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। कोई पीएनजी मैं आपको यहां पे नहीं देने वाला हूं। आप मेरे से कतई उम्मीद मत करो। मेरा क्या है, मेरे को तो बस एक यहां पे क्लिक करना है, वो पीएनजी सेव हो जाएगी, आपको दे देनी है। वो पीएनजी आपको नरक बनाती है, आपको स्लो करती है, आपको आलसी बनाती है। मैं स्टूडेंट को अच्छी तरीके से जानता हूं। स्टूडेंट नाकारा है, स्टूडेंट आलसी हैं, स्टूडेंट मक्कार हैं, स्टूडेंट सीरियस नहीं है, स्टूडेंट्स को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं है। मतलब जितना आप बुरा सोच सकते हो उतने बुरे हैं विद्यार्थी आज के, ये सच्ची बात है। जितनी ज्यादा मैं उनको सुविधाएं दूंगा वो अपने आप को स्लो करने लगेंगे। मैं उनको पीएनजी दे दूंगा, वो नोट्स बनाएगा ही नहीं बालक, वो क्लास में नहीं आएगा। अरे सर ने पीएनजी दे दिया, पीएनजी से पढ़ना शुरू करूंगा। कुछ दिनों बाद वो पीएनजी देखना भी बंद कर देगा। मतलब क्या रह जाएगा, फीस जमा करके बालक डेड, खत्म, डेड हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है उसका। तो मुझे वो नहीं करना। मैं चाहता हूं कि आप अपना समय खुद दो, खुद नोट्स बनाओ अपने हाथों से। जब आप नोट्स बनाते हो खुद अपने हाथों से, तो आप उस चीज को पहले समझते हो, फिर पढ़ते हो, फिर लिखते हो। पहले समझते हो, फिर पढ़ते हो, फिर लिखते हो, वो चीज बैठ जाएगी। पीएनजी होगी आपके पास, फोटो होगी, तो आप केवल उस चीज को देख रहे हो, ना आप समझ रहे हो, ना आप पढ़ रहे हो, ना आप लिख रहे हो। वो चीज याद ही नहीं रहेगी। और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब आप खुद से नोट्स बनाओगे तो आप पहले उस चीज को समझ रहे हो, पहले आप उस चीज को पढ़ रहे हो, फिर आप समझ रहे हो, और फिर आप उसको लिख रहे हो, फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हो। और मैंने आपको पीएनजी दे दी, मैंने क्लासरूम में पढ़ा है, ये लो पीएनजी। कभी तुम उसको खोल के नहीं देखने वाले मोबाइल में, आप उसको केवल देख रहे हो, आपने कुछ नहीं करा, देख रहे हो। ये आदत धीरे 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 इतनी बुरी हो जाएगी आपकी कि आप पीएनजी धीरे धीरे देखना भी बंद कर दोगे, और क्लास में आना भी बंद कर दोगे, और आप डेड हो जाओगे। आप बस बैच देके जो है, बस मास्टर को अमीर बनाने के एक माध्यम बन जाओगे, और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है भाई, आप पीएनसी भी पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक। तो इसलिए मैं जानबूझ के नहीं देता पीएनजी, ना मेरे को कभी जीवन में देनी, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, यहां से वो करूंगा, पीडीएफ बन जाएगी, बच्चों को डाल देंगे। बच्चे बिल्कुल बेकार हैं भाई, मेहनत नहीं करना चाहते बच्चे, मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत उनसे करवानी पड़ती है। अगला सवाल, सर कितने आवर पढ़ें? जी भाई, कितने आवर डेली पढ़ें? अगर आप किसी छोटे से छोटे सरकारी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, छोटे से छोटे भी अगर आप किसी सरकारी, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या बड़े से बड़े यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपको मिनिमम कम से भी कम डेली 8 घंटे पढ़ना है। मिनिमम डेली 8 से 12 घंटे आपको पढ़ना है मिनिमम, इससे कम नहीं। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो तो केवल आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आपकी नौकरी पोकरी कुछ नहीं लगने वाली। मिनिमम डेली आपको 8 से 12 घंटे पढ़ना है। क्यों आप उम्मीद करो कि एक दिन में 7 पढ़ लिया, एक 6 पढ़ लिया, एक दिन 5 पढ़ लिया, एक दिन बिल्कुल ना पढ़ा, अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिया। एक बालक ऐसा है जो डेली कमजोर है बेशक, पहले दिन 8 घंटे पढ़ रहा है, फिर 9 पढ़ रहा है, फिर 10 पढ़ रहा है, फिर 15 पढ़ रहा है, फिर 11 पढ़ रहा है, फिर 7.5 पढ़ रहा है, बालक है।
आप थोड़े से पढ़ने में तेज क्यों ना हो, ये बेशक पढ़ने में कमजोर क्यों ना हो, नौकरी ये ले जाएगा, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। समझ में? तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो कम से कम 8 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना है। मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल की। मैथ्स क्या है, मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, मैथ्स, अगर आपका मैथ्स, देखो प्यारे भाई, मैथ्स में पढ़ने के बच्चे दो तरीके हैं, दो टाइप के बच्चे हैं जिनके लिए मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं वो 2 घंटे में ही कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए 5 घंटे भी कम है। तो जो बालक अति कमजोर है, बहुत कमजोर, बिल्कुल बेकार, जिंदगी में कभी गणित नहीं पढ़ा, कभी गणित नहीं पढ़ा मेरे प्यारे भी, उसको डेली का डेली कम से कम 5 घंटे गणित पढ़ना है, 5 आवर, 5 घंटे, मिनिमम 4 घंटे तो पढ़ना ही है, 4 से 5 घंटे। जो बालक अति कमजोर है, बिल्कुल बेकार, जिनको गणित का एम भी नहीं आता, और जो बालक जिन्होंने बीटेक करी हुई है, अच्छे कॉलेज से, मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथ्स अच्छा लगता है, फेवरेट सब्जेक्ट है, उनके लिए तो 2 घंटे भी काफी है। जो अच्छे बालक है ना, अच्छे बालक, वो कभी लाइव क्लास नहीं देखता, कोई भी टॉपर, कोई भी गणित में अच्छा बालक कभी भी लाइव क्लास आके नहीं देखता, वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखता है। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। रिकॉर्डेड क्लास 1.5 घंटे की क्लास होती है, और रात को बैठता है, रिकॉर्डेड क्लास देखता है 2x की स्पीड में, क्योंकि हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं बहुत स्लो, वो बिल्कुल बहुत कमजोर बच्चे के लिए है। वो 2x की स्पीड में देखता है, 1.5 घंटे की क्लास को 40 घंटे में खत्म कर लेता है, 1.5 घंटे की क्लास को 40 घंटे में खत्म कर लेता है। 80 मिनट में उसने क्लास खत्म कर ली, 20 मिनट रिवीजन कर लिया, और 2 घंटे में उसका काम हो गया। तो भाई जो अच्छा बालक है, जिन्होंने बीटेक करी है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ, मैथ्स बैकग्राउंड सॉलिड है, उसके लिए 2 घंटे ही काफी हैं। तो बहुत ज्यादा है, मैं सबको एक तराजू में नहीं तोल सकता, सबको एक तराजू में नहीं तोल सकता। किसी के लिए 5 घंटे भी थोड़े हैं, और किसी के लिए 2 घंटे भी बहुत ज्यादा हैं, हर टाइप के बालक हैं। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्कूलिंग में, अपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई में कैसे पढ़ा है, इस बात पे डिपेंड करता है। 40 मिनट, जो टैलेंटेड बालक है वो 1.5 घंटे क्लास जो है रिकॉर्डेड वर्ड में 2x 3x की स्पीड में 40 मिनट पे पूरा कर लेता है, 40 मिनट में। मॉक टेस्ट कहां से लगाएं? जहां से भी विकी मॉक टेस्ट मिलता हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से, है ना, टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी आपको मिलता है, आप वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट एक जैसे हैं। कंसेप्ट कैसे अप्लाई करें? प्रैक्टिस से। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चे, केवल कंसेप्ट पढ़ के, केवल आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, उस पर एक एग्जाम्पल या एक सवाल कर लिया, और आप सोचो कि मैं सीख गया, बिल्कुल नहीं। आपको कंसेप्ट सीखना, देखो दो अलग अलग चीज होते हैं, कंसेप्ट सीखना और दूसरा कंसेप्ट अप्लाई करना सीखना। सवाल में आपको सारी चीजें पता है, आपको सारे फॉर्मूला पता है, आपको सारी थ्योरी आती है, आपको सारे कंसेप्ट आते हैं, फिर भी कुछ बच्चों की समस्या होती है कि सर हम सवाल में लगा ही नहीं पाते कि कहां क्या लगेगा। समस्या है ना आप लोगों की, कि आपको सारे फॉर्मूला आते हैं, सारी थ्योरी आती है, सारे कंसेप्ट आपको पता है, फिर भी आप लगा ही नहीं पाते कि सवाल में कैसे लगेगा, क्या कंसेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा। तो ये जो चीज है, कैसे, कब, कहां, क्यों, ये केवल और केवल प्रैक्टिस से डेवलप होगी, है भी। कोई चूचा चूचा करने से नहीं, आप चुपचाप प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, 2-3 महीने में आप अपने आप सीख जाओगे कंसेप्ट को अप्लाई करना। टाइम टेबल आपको नहीं पढ़ाना है, बनाना है, डेली आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है, टारगेट बेस्ड, टारगेट बेस्ड। क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन की मैं आपको शीट दूंगा, शीट में क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे होंगे, आप क्वेश्चन का नंबर लिखो और उसका सॉल्यूशन उतारो नोट्स में। केवल क्वेश्चन नहीं लिखना है नोट्स बनाते टाइम। ठीक। अब एक बात और मैं अगली बात जो शुरू करने वाला हूं, कि भाई 2023 के तो सारे पेपर हो चुके हैं, 2023 के सारे पेपर हो चुके हैं या अगले 1 महीने में हो जाएंगे।
तो आप लोग तो तैयारी कर रहे हो अब 2024 की, यही बात है ना? 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगले साल है चुनाव, और चुनाव जो है मई के एंड में लगभग चुनावों का रिजल्ट आएगा। तो मई से पहले आपका कोई पेपर नहीं होना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीने कोई पेपर नहीं होना है। आचार संहिता लगी हुई रहेगी कई राज्यों में, ठीक है भाई। उसके बाद अभी आपका चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने। मई के बाद अप्रैल से आपके पेपर होने शुरू होंगे, अप्रैल से, यानी कि आपके पास आज से ठीक 7 महीने हैं। इन 7 महीनों में कोई भी सरकारी नया एग्जाम नहीं होना है, कोई भी सरकारी नया एग्जाम नहीं होना है। हाँ, नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे, बट पेपर नहीं होना है। समझ में आया? यानी कि आपके पास इन 7 महीनों में आपको मैक्सिमम सिलेबस खत्म करना है। दिमाग में बैठा लो, मैक्सिमम सिलेबस खत्म करना है। केवल मैं गणित की बात नहीं कर रहा, केवल गणित के दम पे सिलेक्शन नहीं लोगे, अंग्रेजी का भी, रीजनिंग का भी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पहले गणित पढ़ लेंगे, फिर अंग्रेजी पढ़ लेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ लेंगे। नहीं होगा बिल्कुल भी। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, चारों सब्जेक्ट आपको थोड़े थोड़े करके एक साथ ही पढ़ने हैं। आप किसी को भी बात के लिए टालो मत। तो आप टारगेट बनाओ कि मेरे पास ये नेक्स्ट मैक्सिमम से खींच खांच के 8 मंथ है, और इन 8 महीनों में मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है, सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और 2024 के पेपर के लिए तैयार हो जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास से, ठीक है भाई। हाँ सॉरी, जून आएगा। अप्रैल में सीडीएस का पेपर है, इसलिए लिख दिया हमने, अप्रैल में सीडीएस का पेपर है। यानी कि जून से आपके पेपर शुरू होंगे अगले साल, जून से, और जून के एंड से होंगे ये नेक्स्ट ईयर जून एंड से आपके पेपर होना शुरू होंगे। अप्रैल में आपका सीडीएस का पेपर हो जाएगा। जीएस कहां से पढ़ूं? जीएस आप कैरिबल एप्लीकेशन से पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी से पढ़ो, आप बुक से पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। लेकिन आप वो उम्मीद ना करें कि आप क्लास में ऐसे बैठे हो कि सर मुझे तो दूसरी क्लास का गणित भी नहीं आता, सर मुझे तो जोड़ना सिखाओ, मुझे तो घटाना सिखाओ। वो नहीं, वो चीजें मैं यहां पे नहीं सिखाने वाला हूं, जोड़ना घटाना। हम यहाँ पे 9th 10th 11th का मैथ पढ़ने वाले हैं केवल। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको 5वीं 6ठी 7वीं का आता होगा गणित, तो आप 9वीं 10वीं 11वीं का पढ़ने आए हो। ये ट्यूशन की तरह मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा जैसे आप ट्यूशन पढ़ते थे। ये ट्यूशन नहीं, कंपटीशन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, बैंक भी पूरा कवर होगा। मैथ स्ट्रांग केवल और केवल प्रैक्टिस 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 से होगा। मैथ कैसे स्ट्रांग हो, मैथ कैसे स्ट्रांग हो, केवल प्रैक्टिस करो, सिलेबस पूरा करो, सारे कंसेप्ट पढ़ो, दुनिया भर के सवाल लगाओ, हो गया मैथ स्ट्रांग। कोई फॉर्मूला या कोई गोली नहीं है कि मैं आपको गोली चूसने के लिए दे दूंगा कि ये गोली सुबह शाम खा लो हो जाएगा मजबूत। एक बड़ा चेंज अगले साल होने वाला है कि अगले साल आपका सीईटी का पेपर होगा, कंफर्म है। हालांकि अभी सीईटी का सिलेबस वगैरह नहीं आया है। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इंडिया में जितने भी पेपर होते हैं सबका प्री अलग अलग होता है। बैंकिंग का प्री अलग है, रेलवे का अलग है, एसएससी अपना प्री अलग करवा रही है, आईसीआर वाले अलग करा रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया अलग करवा रहा है, डीआरडीओ अलग करवा रहा है, इसरो अलग करवा रहा है। तो इन्होंने सोचा है कि प्री करवाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं, और मेंस के टाइम पे उन लाखों करोड़ों में से कुछ हजारों में बचते हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सीईटी जो है, जितने भी प्री के पेपर हैं वो सारे इंडिया में हर एक एग्जाम का एक साथ करवाएंगे।
यानी कि प्री ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर होते हैं, जैसे कि आपका सीजीएल ग्रेजुएट वाले देंगे, बैंकिंग ग्रेजुएशन वाले देंगे, रेलवे की कुछ पोस्ट है जेई वगैरह की, वो ग्रेजुएट वाले ही दे सकते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। लोको पायलट की पोस्टें ग्रेजुएट वगैरह ही दे सकते हैं। तो यानी कि जितने भी बच्चे ग्रेजुएट लेवल का ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग से प्री का पेपर करवाया जाएगा, चाहे वो एसएससी का विद्यार्थी हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो। आपको इस सीटी का पेपर क्वालिफाई करना होगा। इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। प्री सीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस देना होगा। सपोज आपकी इच्छा है कि मुझे एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर बनना है, तो आपका जो मेंस का पेपर है वो एसएससी ही करवाएगी। आपकी इच्छा है, आपने पहले सीटी क्वालिफाई कर रहा कि मुझे बैंक में पीओ बनना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उसके बाद आपका जो मेंस का पेपर है वो आईबीपीएस ही करवाएगा। आपको फिर ये इच्छा है कि मुझे रेलवे में जेई बनना है या लोको पायलट बनना है, ठीक है भाई, या रेलवे इंजीनियर बनना है, मुझे जूनियर इंजीनियर बनना है, ठीक है, या टीटी बनना है, अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो आपका फिर प्री क्वालिफाई, पहले आपको सीटी क्वालिफाई करना है, फिर आपका जो मेंस का पेपर है वो रेलवे खुद कराएगा। यानी कि सीटी ये लोग नहीं करवाएंगे, सीटी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक दूसरी नई संस्था बन रही है, वो करवाएगी। बिल्कुल हो जाएगा प्रिंस। कोई प्रॉब्लम? सीटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटी साल में 2 बार होगा। सीटी साल में, अभी फिलहाल साल में 2 ही बार होगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अलग सीईटी होगा, इंटर वालों के लिए सीईटी अलग होगा। जो इंटर वाले पेपर दे सकते हैं, जैसे कि आपका लाइनमैन हो गया, एससीएचएसएल हो गया, और 10th वालों के लिए सीईटी अलग किया जाएगा, अलग अलग लेवल पे सीईटी अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों। ये अगले साल होना कन्फर्म, एक बड़ा चेंज आपको अगले साल दिखेगा। अभी इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट ईयर जनवरी के आसपास बताया जाएगा, जनवरी के आसपास। अगर आप सीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सीटी भी क्वालिफाई, तो इसका देखिए ध्यान सुनेगा, अगर आप सीईटी ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ना तो आप एसएससी का मेंस दे पाओगे, ना बैंकिंग ना रेलवे का, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। यानी कि अगर आपको कोई भी नौकरी कहीं भी लेनी है, तो आपको सीटी क्वालिफाई करना है। और सीटी का पेपर इतना आसान नहीं, इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा। कि जो बच्चा सीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, एक अटेम्प्ट छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट में भी, तो वो तैयारी उसको छोड़ दे, वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना, उसको तैयारी त्याग देनी चाहिए। कि सीटी ही अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो ना आप एसएससी का कोई पेपर दे पाओगे, ना आईबीपीएस का, ना रेलवे का, आपके लिए सारे रास्ते बंद हैं। पहले क्या होता था कि भाई आपने एसएससी का पेपर दिया, आपने एसएससी का प्री क्वालिफाई कर लिया, चलो एसएससी का मेंस दे दोगे। अब आप बैंकिंग में गए, बैंकिंग का प्री बहुत मुश्किल आता है, बैंकिंग का प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, एसएससी का तो कर लिया, एसएससी का दे देगा बालक। दोनों एसएससी का रास्ता खुला रहा, बैंक का बंद हो गया, तो यहां पर आपके पास सारे ही रास्ते एक साथ बंद हो जाएगी, आपको कोई शकल भी दिखना नहीं चाहेगा। सीटी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप पूरे 1 साल कोई भी जॉब नहीं ले पाओगे, पूरे 1 साल। ये नुकसान है। इसलिए सीईटी का पेपर जो आसान हो गए, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। सीईटी के बाद सीधा मेंस होगा। अब इंटरव्यू या डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। जितने भी एग्जाम है अब इंडिया में, यूपीएससी को छोड़ के इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों हटा दिया गया, ये अब पेपर नहीं होता है। आप जो है प्री क्वालिफाई करो सीईटी, उसके बाद मेंस दो, नौकरी लो, सीधा बात खत्म। स्टेट एग्जाम के लिए अभी कोई सीईटी नहीं है, ये केवल सेंट्रल एग्जाम के लिए सीईटी है, स्टेट एग्जाम के लिए नहीं है सीईटी। स्टेट एग्जाम वैसे ही चलते रहेंगे जैसे होते आए हैं। स्टेट एग्जाम में जैसे नकल पहले होती आई है वैसे ही होती रहेगी, जैसी व्यवस्थाएं ढीली हैं वैसी ही रहेंगी।
समझ में आया? आप स्टेट एग्जाम से कंपेयर मत करो कि स्टेट एग्जाम में सीटी है वहां बुरा हाल है तो सेंट्रल में भी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब है ना वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते स्टेट एग्जाम में। देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भर्ती लीक हो रही है? हैं? आपने कोई ये सुना है कि ये स्टेट एग्जाम की ये प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से पूरी हुई? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में और स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में जमीन आसमान का फर्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होते हैं, हर साल आते हैं। एसएससी की वैकेंसी हर साल आती है, कम आए ज्यादा है हर साल आएगी। ऐसा नहीं यूपीएसआई की तरह 4 साल में एक बार आ गई, पटवारी 5 साल में एक बार आ गई, या बंगाल की तरह 10 साल से कोई नौकरी नहीं आई। टीचर की भर्ती ले लो, 5 साल से टीचर की भर्ती नहीं आई। वैसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, थोड़ी कम ज्यादा है, हर साल वैकेंसी आएंगी और उतनी ही वैकेंसी आएंगी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट में जगह खाली है, जितने डिपार्टमेंट में जगह है। जगह 2 लोगों की है, ऐसा आप उम्मीद करो कि 20 सरकार 20 नौकरी क्यों नहीं दे रही? नहीं देगी। ठीक है दोस्त, अभी 3 बड़े बड़े मेजर चेंज हुए हैं। 2016 में ऑनलाइन पेपर हुआ, लड़के तब भी विरोध कर रहे थे, अरे क्यों ऑनलाइन पेपर करवा रहे हो, ऑफलाइन होने दो, हमारा हाथ सेट है। गांव देहात के लड़के कैसे पेपर देंगे ऑनलाइन? है, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। सरकार बोली नहीं चलाना आता तो हम क्या करें, सीखो। ऑनलाइन पेपर हुआ। ऑफलाइन में जितनी धांधलेबाजी होती थी कम हुई कि नहीं हुई? मैं ये नहीं कह रहा खत्म होगी, पर कम हुई कि नहीं? पहले सेंटर में एक दिन पहली पर्चा खुल जाता था, एक दिन पहली पर्चा खुल जाता था। अब कंप्यूटर को कैसे हैंग करेगा? बहुत टेक्नीशियन आदमी चाहिए। गांव देहात के लोग ही पहले कर लेते थे, अब गांव देहात के लोग तो कंप्यूटर हैंग नहीं कर सकते, सर्वर को हैंग नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन पेपर होने से चीटिंग कम हो गई। इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने आके। लोगों रहता था भाई जो इंटरव्यू हमारा ले रहा था वो ये कास्ट का था, मैं ऊंची कास्ट का था या दूसरी कास्ट का था, मेरे को कम नंबर दिया। ऐसी ऐसी भी बातें हो जाती थी कि इंटरव्यू वाले को मेरी शकल पसंद नहीं आई इसलिए मुझे कम नंबर दिया, वो लड़की सुंदर ज्यादा थी, बढ़िया साड़ी पहन के गई थी इसलिए उसको ज्यादा नंबर दिया। ऐसी बातें बोल देते थे, इंटरव्यू बंद कर दिया सरकार ने। फिर डिस्क्रिप्टिव आया कि भाई इंटरव्यू नहीं दे तो चलो डिस्क्रिप्टिव दो। डिस्क्रिप्टिव में आपको एस्से लेटर लिखना है। लड़के फिर कहने लगे कि भाई हिंदी वालों को कम नंबर मिलता है, इंग्लिश वालों को ज्यादा मिलता है। एग्जामिनर के मूड पे, एग्जामिनर की अपनी बीवी से लड़ाई हो रखी है, कम नंबर देगा, खुश है ज्यादा नंबर देगा, हमको ये भी नहीं चाहिए, सरकार ने वो भी हटा दिया। सारे अच्छे बदलाव तो हुए हैं, ये सारे अच्छी चीजें तो हुई है, कौन सी खराब चीज हुई है? आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के, आप यूपी वाले लड़के तो यूपी सरकार की तरह मत देखो कि यूपी गवर्नमेंट में या बिहार की गवर्नमेंट या बंगाल में बुरा हाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो, हर साल पेपर होता है, टाइम से पेपर होता है, वैकेंसी कम ज्यादा आती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी जरूरत है। हुँ? उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, लड़के फिर विरोध कर रहे, क्या पैटर्न चेंज किया? पैटर्न चेंज पहले क्या था, इंग्लिश और मैथ का वेटेज आता था, जिस बच्चे की इंग्लिश मजबूत है, मैथ मजबूत है, उसका सिलेक्शन कंफर्म। सारे बीटेक वाले लड़के इंग्लिश जानते ही हैं, मैथ मजबूत होता ही है। सारे बीटेक वाले, बीए वाले और बीएससी वालों को तो लालटेन लेके ढूंढना पड़ता था कि कोई बीए बीएससी वाले की नौकरी लगी है क्या। आज सारे बराबर कर दी, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस, कोई सब्जेक्ट को ऊपर नीचे लेवल नहीं रखा। यानी कि आर्ट वाले भी जा रहे हैं, इवन जो है बीएससी वाले ज्यादा क्लियर किए हैं इस बार पेपर, बीएससी वाले। तो देखो पैटर्न चेंज हुआ, सारे लोगों को बराबर मौका मिल रहा है। पहले तो केवल बीटेक वाले भरे हुए थे, तो सारे बदलाव पॉजिटिव हुए हैं। समझ में आई कि नहीं आई? कोई चीज ना होने से पहले उसका विरोध ठीक नहीं है। ठीक है भाई, डेली का 8 आवर, हाँ इंक्लूडिंग क्लास है भैया ज्योति, इंक्लूडिंग क्लास। ओके, हाँ तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे को आपको बतानी थी। आज की क्लास में मैंने केवल आपको गाइड किया है कि हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे और क्या क्या आपको तैयारी शुरू करने से पहले चीजें पता होनी चाहिए। आपकी क्लास जो है वो कल से शुरू होगी, कल से। टुमारो 8 बजे मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार रहना, परसेंटेज प्रतिशत, परसेंटेज से। कल आपकी मीठी मीठी क्लास शुरू होगी, पहला लेक्चर। आज मैंने केवल आपको गाइड किया है मेरे दोस्तों,
जो चीज आपको जाननी थी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी क्या नहीं? ठीक है। आपके जितने भी डाउट थे मैंने लगभग लगभग सारे ले लिए हैं। बेवजह के डाउट को मैं इग्नोर कर रहा हूं। फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं भाई। ठीक है जी, हाँ प्री की जगह सीईटी होगा अगले साल से। आज इतना ही, कल हमारी मुलाकात होगी शाम को 8 बजे से चैप्टर के साथ। ठीक है भाई, कल कोई बकवास की बातें नहीं होंगी, केवल पढ़ाई। बाय।